इसराइल और हमास संघर्ष को इन 9 शब्दों से समझें। इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक सीमा के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही इस संघर्ष के इन क्षेत्रों की सीमाओं से परे भी फैलने का खतरा है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को तब हुई जब हमास ने इसराइल पर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 लोग अगवा किए गए थे। मरने वालों में अधिकतर स्थानीय नागरिक शामिल थे। उस हमले के बाद इसराइल ने गज़ा पट्टी पर सिलसिलेवार तरीके से बमबारी की, जिसमें 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए। इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच 50 सालों के इस सबसे बड़े संघर्ष की खबरें दुनिया भर के समाचारों में छाई हुई हैं। वहाँ क्या हो रहा है, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ उन 9 शब्दों की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें समझकर आप इसराइल और गज़ा के बीच चल रहे संघर्ष को बेहतर समझ सकेंगे। पहला, इसराइल। इसराइल मध्य पूर्व का वो देश है जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव से अस्तित्व में तब आया जब ब्रिटिश मैंडेट के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 20वीं सदी की शुरू में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। तब यहूदी लोगों के लिए अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाला फ़लस्तीन का इलाका मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र माना जाता था। इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था और ये ज्यादातर अरबों और दूसरे मुस्लिम समुदायों के कब्जे में रहा। हालांकि यहाँ यहूदी लोग भी बड़ी संख्या में आकर बसने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों में उन्हें लेकर विरोध शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया और ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से फ़लस्तीन का प्रशासन अपने नियंत्रण में लेने की मंजूरी मिल गई। दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग को लेकर दबाव बढ़ने लगा। उस वक्त ये योजना बनी कि ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को फ़लस्तीनियों और यहूदियों के बीच बांट दिया जाएगा। इसराइल में रहने वाले यहूदी धर्म के मानने वालों का इतिहास सदियों पुराना है। इनकी संख्या वहां 90 लाख से अधिक यानी करीब 74% है। इनमें से करीब 80% लोगों का जन्म इसी देश में हुआ, जबकि अन्य 20% दूसरे देशों से आकर यहाँ रह रहे हैं। दूसरी तरफ इस्राएली अरब करीब 21% और अन्य 5% हैं। जेरूसलम इस्राएल की शक्ति का एक बड़ा केंद्र है, जबकि तेल अवीव इसका आर्थिक केंद्र है। देश के सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के हाथों में है। आइजैक हर्जोग यहाँ राष्ट्रपति हैं, पर यह एक औपचारिक पद है। यह देश आर्थिक, तकनीकी और सैन्य मामलों में मध्य पूर्व की एक ताकत है। लेकिन इस देश के इतिहास का अधिकांश हिस्सा फ़लस्तीनियों और अरब देशों के साथ संघर्ष का रहा है। दोनों क्षेत्रों के बीच शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा की वजह एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी राष्ट्र के गठन में देरी, वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने का काम और फ़लस्तीनी क्षेत्र के आसपास इस्लामी सशस्त्र समूहों के हमले रहे हैं। दूसरा, हमास। हमास इसराइल पर हमले करने वाला फ़लस्तीनी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्लामी चरमपंथी समूह है। इसका गठन 1987 की शुरुआत में हुआ था। इसके लड़ाके इज़ेलदीन अल-कासम ब्रिगेड कही जाती है और उनका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाना है। ताकत और असर पाने के बाद हमास ने 2007 में गज़ा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया और कसम खाई कि वो इसराइल को बर्बाद कर देगा। तब से लेकर अब तक इस चरमपंथी संगठन ने इसराइल के साथ कई बार युद्ध छेड़े हैं।
इसराइल पर हमले के लिए हमास अन्य चरमपंथी संगठनों की सहायता भी लेता है। दूसरी तरफ इसराइल ने 2007 से ही मिस्र के साथ मिलकर गजा पट्टी की नाकेबंदी कर रखी है। हमास को इसराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां आतंकवादी गुट कहती हैं। तीसरा, यरूशलम। यरूशलम 2800 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था। यह नाम सेमिटिक भाषा से बना है और इसका मतलब शांति का शहर या शांति का घर होता है। यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों का आस्था का केंद्र यरूशलम प्राचीन काल से ही धार्मिक विवाद का विषय रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया था कि यरूशलम को स्वतंत्र दर्जा मिलेगा, पर 6 दिनों के युद्ध के बाद इसराइल ने इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और 1980 में यहाँ की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसने इस शहर को अविभाज्य घोषित किया और इस पर पूरा नियंत्रण इसराइल का हो गया। यरूशलम पर इसराइल के नियंत्रण की यह स्थिति फ़लस्तीनियों के साथ उसके संघर्ष के मुख्य कारणों में से है, क्योंकि वो इसे अपनी ऐतिहासिक राजधानी भी मानते हैं। ऐतिहासिक संघर्षों को देखते हुए यरूशलम को अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसराइल की राजधानी नहीं मानती हैं। पर 6 दिसंबर 2017 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। चौथा, गजा पट्टी। गजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा, करीब 365 वर्ग किलोमीटर एक क्षेत्र है जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक फ़लस्तीनी रहते हैं। यह दुनिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। फ़लस्तीनी ब्रिटिश मैंडेट को 2 भागों में विभाजित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के साथ 1947 में इसराइल, गजा पट्टी और यरूशलम अस्तित्व में आया। फ़लस्तीनियों ने इस समझौते को खारिज कर दिया और 1948 में युद्ध के मैदान में कूद गए। इसे पहले अरब इसराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे इसराइल ने जीता। नतीजा ये हुआ कि इसराइल और मिस्र की सीमा से लगे क्षेत्र के फ़लस्तीनियों का एक बड़ा विस्थापन हुआ। यह इन दोनों के बीच हुआ कोई पहला बड़ा युद्ध नहीं था। 1967 में अरब इसराइल संघर्ष हुआ जो 6 दिनों तक चला। उसमें अरब देश के सैनिकों के गठबंधन पर इसराइल को जीत मिली। गजा पट्टी, मिस्र का सनाई, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और सीरिया से गोलन पहाड़ी इसराइल के नियंत्रण में आ गए। उस युद्ध में करीब 5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। 1993 में ओस्लो संधि में गजा को सीमित स्वायत्ता दी गई। इसके तहत फ़लस्तीनी प्राधिकरण का गठन किया गया जिसका मकसद गजा पट्टी और वेस्ट बैंक क्षेत्र में 5 साल के लिए सीमित स्वशासन करना था। सीमित स्वायत्ता पर ह्यूमन राइट वॉच ने कहा कि गजा पट्टी खुली जेल की तरह है। 5वां, यहूदीवाद। ज़ायनिज़्म या यहूदीवाद यहूदियों का एक राजनीतिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के आखिर में उभरा और जिसने वास्तव में वहां इसराइल के गठन को बढ़ावा दिया जहां प्राचीन काल से यहूदी और मुसलमान रहते थे। ज़ायनिज़्म शब्द का प्रयोग गलती से सामान्य यहूदियों के लिए किया जाता है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो यहूदी धर्म में आस्था ज़ायोनीवाद के बगैर भी रखते हैं क्योंकि वे आधुनिक इसराइल में विश्वास नहीं करते हैं। बाइबिल के मुताबिक यहूदियों की जड़ें सेमिटिक संस्कृति में हैं। 19वीं सदी में सेमिटिक विरोधी शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो यहूदियों का नकारा करते थे। हालांकि अरब लोगों में भी कुछ सेमिटिक मूल के हैं। 6वां, फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण। फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण एक फ़लस्तीनी राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) और इसराइल के बीच हुए ओस्लो संधि के बाद 1994 में हुई।
उन्होंने इसराइल फ़लस्तीनी संघर्ष के समाधान के रूप में वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी में स्वायत्त सरकार के गठन की मांग की। इसके शीर्ष नेता यासिर अराफात थे, जो पीएलओ के साथ फतेह राजनीतिक पार्टी के भी मुखिया भी थे। 2004 में उनकी मौत के बाद महमूद अब्बास ने सत्ता संभाली। हालांकि 2006 में गज़ा में चुनाव के बाद हमास को जीत मिली। तब इस्लामी संगठन हमास और कहीं अधिक उदारवादी फतेह के बीच आंतरिक लड़ाई चली और फतेह आंदोलन ने धीरे धीरे गज़ा पर अपना प्रभावी नियंत्रण खो दिया। फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण फ़लस्तीनी प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाया गया संगठन है। इसका गठन 1994 में इस्राएली सरकार और पीएलओ यानी फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच काहिरा में हुई सहमति के बाद हुआ था। वो सहमति थी कि इस्राएल फ़लस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कर देगा। प्राधिकरण का मकसद उन इलाकों में प्रशासन का कामकाज देखना था जिसे इस्राएल ने खाली किया था। औपचारिक तौर पर फ़लस्तीनी प्राधिकरण को फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण कहा जाता है। इसके मुख्य अंगों में संसद, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और कैबिनेट आते हैं। फ़लस्तीनी की संसद में अध्यक्ष के अलावा 132 अन्य प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन अपने गठन के करीब 3 दशक बाद भी इसके केवल एक ही चुनाव हुए हैं। 7वां वेस्ट बैंक गज़ा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम के अतिरिक्त वेस्ट बैंक वो एकमात्र फ़लस्तीनी इलाका है जिसकी स्थापना 1948 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत किया गया था। हालांकि 1967 में जब अरब इसराइल के बीच 6 दिनों तक युद्ध हुआ तो यहूदियों ने जॉर्डन रिवर की ओर से वेस्ट बैंक के करीब 5,860 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। इसराइल ने तब पूर्वी यरूशलेम पर भी नियंत्रण हासिल किया था। वहां 30 लाख से अधिक फ़लस्तीनी लोग रहते हैं, लेकिन इसराइल ने वहां कई बस्तियां बसाईं जिसमें 7 लाख से अधिक यहूदी रहते हैं। ये बस्तियां और फ़लस्तीनियों का विस्थापन दशकों से इसराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठनों के बीच हिंसा और विवाद का कारण रहा है। वेस्ट बैंक पर फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासन है, जिसके प्रमुख महमूद अब्बास हैं। ये चरमपंथी राजनीतिक दल फतेह से ताल्लुक रखते हैं, जिसका 2000 के दशक से ही हमास के साथ सत्ता को लेकर विवाद चल रहा है। 8वां रफ़ाह क्रॉसिंग रफ़ाह क्रॉसिंग गज़ा पट्टी के दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। 1967 के युद्ध के बाद इसराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और रफ़ाह शहर पर कब्जा कर लिया। हालांकि समझौते के बाद इस्राएली सेना वहां से लौट गई, पर रफ़ाह को एक बॉर्डर से विभाजित कर दिया गया जिसके एक तरफ मिस्र तो दूसरी ओर गज़ा पट्टी है। वहां पर एक बॉर्डर क्रॉसिंग बनाई गई जो आज की तारीख में गज़ा में जाने के एकमात्र ज़मीनी ज़रिया है जिस पर इसराइल का सीधा नियंत्रण नहीं है। इस क्रॉसिंग के एक भाग को मिस्र संभालता है। हालांकि गज़ा में किसी भी सामान के प्रवेश के लिए इसराइल से अनुमति लेनी होती है। अगर यह बॉर्डर क्रॉसिंग अप्रत्याशित रूप से बंद कर दी जाती है तो फ़लस्तीनी लोग गज़ा के बाहर फंसे रह सकते हैं। फ़लस्तीनियों के विस्थापन जैसे मानवीय कारणों की वजह से मिस्र इस बॉर्डर क्रॉसिंग को हमेशा नहीं खोल कर रखता। साथ ही इसे खोलने के लिए इसराइल के साथ समन्वय करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल मिस्र ने गज़ा से अब तक 19,608 लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी, जबकि 314 लोगों को रोका गया है। 9वां हिज़्बुल्लाह। हिज़्बुल्लाह का अर्थ अल्लाह का दल है। यह एक ईरान समर्थित शिया इस्लामी राजनीतिक संगठन और अर्धसैनिक समूह है जो लेबनान में बड़ी ताकत रखता है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य इसराइल का विनाश है।
साल 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का उदय कब हुआ, इसकी सटीक तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन साल 1982 में फ़लस्तीनी चरमपंथियों के हमले के जवाब में दक्षिणी लेबनान में इसराइल की घुसपैठ के बाद हिजबुल्लाह के पहले रहे संगठन का उदय हुआ था। हिजबुल्लाह फ़लस्तीनी और मध्य पूर्व के अन्य शियाओं का समर्थक है। अपने उद्देश्य को पाने के लिए इस संगठन ने कई हमले किए हैं। इसे अमेरिका, इसराइल, ब्रिटेन और अरब लीग के अन्य सदस्य आतंकवादी संगठन मानते हैं।